के आने के बाद इंसान बदलता नहीं है, बेनकाब हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि पर्सनैलिटी ट्रेट तो होती होगी ना, बिल्कुल होती वो है, बेनकाब हो जाता है। बिल्कुल होती है। आप कोई छोटी मिसाल दे लें आप कि जब किसी के पास पैसा नहीं होता है वो आपसे बड़े आजिज़ी से मिलता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये होता है कि कुछ पता नहीं कब आपसे उसको क्या काम पड़ जाए, कब हाथ फैलाना पड़ जाए, तो वो एक अपनी लाइन क्लियर रखता है। जब उसके पास पैसा आ जाता है, थोड़ी बहुत उसकी पावर या स्टैंडिंग आ जाती है, वो कहता है अब ये शख्स मेरे काम करनी है, अब मुझे क्या देगा। उधर आप उसकी बेरुखी देख लें। इक़्तिदार तो बहुत दूर की बात है, तो मैं डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये बताइए कि चलिए ये सब चीज़ें खलफिशार का शिकार होती गई, हम एक ऐसा मुल्क रडरलेस हो गए, उसका कोई आइन ही नहीं था, दस्तूर ही नहीं था, डिक्टेटर आके कभी दस्तूर बना रहा है, कभी उसको तोड़ रहा है, सब कर रहा है। 73 में एक जनरल कॉन्सेंसस से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक आइन बनाया। उसके बाद उसमें ख़ुद भुट्टो साहब ने 6 घंटे बाद ही पहली अमेंडमेंट कर दी, और कोई 12 अमेंडमेंट्स हुई थी उस दिन। और फिर ज़ियाउल हक़ के हाथे आते आते तो उस आइन का हुलिया ही बिगड़ गया, यानी वो आइन पहचाना ही नहीं गया क्या था। लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट ने वो आइन बनाया था, जमहूरी सियासी पार्टियों ने जमहूरियत के ज़रिए से आई थी, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए से, और जमहूरी ही अंदाज से वो आइन बना था, जिसमें जमहूरियत को मुकम्मल एक तरह की गोया प्रोटेक्शन भी दी गई थी, और उसके रास्ते बंद करने की कोशिश की गई थी कि किसी तरह अमरीत आए। मतलब ये जो इम्यूनिटी क्लॉज है, जो कॉलोनियल था पुराना, कि साहब गवर्नर जनरल को और उसके नामजद करदा अंग्रेज़ गवर्नर्स को अबव द लॉ हैं, वो किसी कोर्ट में कॉल इन नहीं किया जा सकेगा। हमारे आइन में भी यही लिखा है कि भाई सदर और गवर्नर जो हैं उनको आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ला सकते। मैं ये सोच रहा था, सिर्फ मैं आपसे रहनुमाई चाह रहा हूँ कि खुदा ना करे इस वक्त हमारा कोई गवर्नर या हमारा सदर किसी भी उसमें गाड़ी चला रहा है, किसी को मार दिया, कुचल गया आदमी, गुस्से में पिस्तौल से 6 फायर किया, आदमी मर गया, एक बात कर रहा हूँ, तो क्या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाएगा? मतलब गया। देखिए ये बड़ा अच्छा कानून है। अच्छा कानून? बहुत अच्छा कानून है। अच्छा। हाँ, जब आप रूलर हैं और रियाया को आप रूल कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये आइडियल है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंस से पहले आप मलिका बरतानिया पे ये केस कर देते, या उस टाइम पे जो बादशाह थे उन पे आप क्लेम कर देते किंग के ऊपर कि आप जनाब आपने इतने इंडियंस को मार दिया है अपनी इक़्तिदार लाने के लिए, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है, अपने मुल्क में ही प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए। ठीक है। तो ये आइन उनके लिए तो सही था, जो बिटवीन द रूलर जो एंड द रूल कॉलोनाइज कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट्स। एब्सोल्युटली रैयत की बात जी हाँ। सिटीजन्स के लिए भी यही होना चाहिए। अब जब सिटीजनशिप आती है और अब रिपब्लिक आता है तो उधर जो है देन एवरीबॉडी इज शुड बी ट्रीटेड अलाइक। डिफ्रेंशिएट हमारे मज़हब के हिसाब से भी गलत है और जमहूरियत के नॉर्म्स के हिसाब से भी सही गलत है। एक बात सिर्फ समझ में यह आती है कि आप जब रूल कर रहे हैं, जब आप एक सदारत पे बैठे हुए हैं, तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे इक़दामात उठाने पड़े जिससे आपको कोर्ट के अंदर घसीटा जाए और आपको पैरालाइज कर दिया जाए, आप अपने काम में काम इफ़ेक्टिवली ना कर सके। तो उस सूरत हाल में आप अगर इसको इस तरह कर दें कि जनाब कुछ गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं उसके अंदर आप प्रेसिडेंट को चैलेंज करके कोर्ट में नहीं ला सकते, इंस्टेड ऑफ अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी कि जनाब आप जो भी करें आप मुस्तस्ना है, खानों में कहीं बांट दें। कहीं नहीं, खानों में नहीं, आप सिर्फ कि गवर्नमेंट। टोनी ब्लेयर जिस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर था, उस ज़माने में आपको याद होगा किसी बात पे उस पर चार्ज लगा था, तो पुलिस कांस्टेबल 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रोज़ आते थे और उनसे सवाल जवाब करते थे, अपनी रिपोर्ट्स मुरतब करते थे। इजराइल का अभी तो सामने का करप्शन केस उनके प्राइम मिनिस्टर और सदर का जो हुआ था। मैंने वही कहा कि बड़ा अच्छा कानून है जब तक ये रूलर और रूल्ड का कानून है, सब्जेक्ट्स का, जैसे रियाया के लिए है। लेकिन आप सिटीजन्स के लिए जब आप करते हैं तो ये डिफरेंशिएट, तो आइन, हमारा आइन जो है वो हमें सब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट कर रहा है, आपका मतलब है सिटीजन नहीं है हम, देखिए आइन की रूह से।
देखिए, अगर आप सिटीजनशिप की बात करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि 248 के अंदर एक इम्यूनिटी है, और वो इसीलिए है कि शायद मुल्क के अंदर कोई वैक्यूम ना हो और प्रेसिडेंट की पोजीशन को पैरालाइज ना कर दिया जाए कोर्ट में घसीट के। लेकिन मैंने कहा कि उसके हिसाब से अगर आप करें कि एनी डिसीशंस दैट द प्रेसिडेंट टेक्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन वो आपके कानून में, आपकी आइन के अंदर ऑर्डिनरी मिनिस्टर के लिए भी मौजूद है कि अगर कोई मिनिस्टर या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, इवन अ पुलिसमैन, कोई ऐसी एक्ट कर रहा है जिससे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए उसकी हिफाजत के लिए कुछ कर रहा है, तो वो इम्यूनिटी तो एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी हासिल है। तो जैसे कि राइट्स हो जाते हैं और राइट्स के अंदर कोई अनटूवर्ड सीन हो जाता है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए आप तो नहीं कह सकते कि जनाब आपने टीयर गैस शेल क्यों फायर किया, उससे नुकसान हुआ। तो उस हद तक उसको आप प्रेसिडेंट तक भी उस हद तक आप रख सकते थे, लेकिन जाती जराइम तो नहीं। नहीं, मैं तो कहता हूँ ब्लैंकेट इम्यूनिटी तो कॉलोनी के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप एज अ रिपब्लिक, एंड दैट ऑल्सो एन इस्लामिक रिपब्लिक, तो आई थिंक दिस इज ज्यादती है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये जो करारदाद पाकिस्तान, हमने मीराद पाकिस्तान भी बना दिया, हम अपने विजिटर्स को वहाँ लेके भी जाते हैं, वहाँ पे संगे मरमर की तख्तियों में पूरी पाकिस्तान रेजोल्यूशन है वो भी पढ़ के हम सुनाते हैं, सब करते हैं। सूबों के खुद मुख्तारी का जिक्र भी है उसमें। सूबों की खुद मुख्तारी कहाँ गई? बलूचिस्तान आज तक चीख रहा है, सिंध आज तक चीख रहा है। ये सूबाई खुद मुख्तारी जो है, जो कि आईन पाकिस्तान में जिसकी ज़मानत भी दी गई है, क्यों नहीं दी जा रही है? पार्लियामेंट क्या कर रही है? आपने एक और सवाल किया था जो जवाब उसका बीच में रह गया था। जी जी, आपने कहा था कि इदारे क्यों नहीं बनते? इदारे क्यों नहीं बनते? जब आपके एक मुट्ठी में पावर हो तो बड़ा मुश्किल होता है वो मुट्ठी खोल के वो पावर जो है अपने फिंगर्स में और दूसरे शाखों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। आप हर कोई यही चाहता है कि मैं ही अथॉरिटी, कंट्रोल, रूलर रहूं। ये इदारे इसलिए नहीं बनते। बाकी जो आपने जो बात बताई करारदाद पाकिस्तान की और आज ऐसे क्यों है, तो करारदाद पाकिस्तान क्या था? वो यही था कि एक फेडरेशन बनेगी और ये फेडरेटिंग यूनिट्स जो है उसका हिस्सा होंगे विद ऑटोनॉमी। नाउ जिस करारदाद पे ये मुल्क बना है, द वेरी फंडामेंटल, द वेरी पिलर, जिसकी जो बुनियाद इस मुल्क को बनने की है, जिसको हम करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, अगर आप उसी पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो जनाब कैसा आइन, कैसी रोख, किस डगर पे आप चल रहे हैं, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। और उस करारदाद पाकिस्तान पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? यही तो मेरा सवाल है। आप अरबाब सियासत हैं, ये बताइए। चलिए, आमिर डिक्टेटर के लिए तो हम कह सकते हैं ना कि उसने तो कर दिया, पार्लियामेंट क्या कर रही है? सर, बात डिक्टेटर की नहीं है। आपने पहले एक सवाल किया था कि 48 का पाकिस्तान लौटा दो, तो मैंने आपसे कहा था 48 का पाकिस्तान बाकियात थी एक ब्रिटिश रूल की, जिसके हम गुलाम ज़रूर थे, लेकिन उसकी बाकियात थी, एक सिस्टम के तहत चल रहा था। इदारे मजबूत थे, इदारे मजबूत थे, इदारों में चलता था। फर्द वाहिद की अपनी इंपॉर्टेंस अपने जगह पर है, लेकिन होल एंड सोल नहीं होता था। जिस तरह आपने कायदे आज़म की मिसालें दी हैं, उन्होंने इस चीज़ को पुख्ता बनाया, उसको पुख्ता किया। वो चीज़ हमारे यहाँ अब नहीं है। अब जो है, मैंने आपसे जैसे कहा कि ये हमारी अपनी तख्लीक है। ये जिसको हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए, हम तो और गुलाम हो गए, अपने बेढंगी के गुलाम हो गए, अपनी जहालत के गुलाम हो गए। आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा था। कायदे आज़म से एक जुमला मौसूम है, पेशावर में 48 में गालिबन उन्होंने किसी बात पे ये कहा था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। और किसी एक जगह, किसी मकतूब में या कहाँ पे, तारीख़ निगार बहस भी करते हैं इस बात पे कि कुछ पाकिस्तान की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मैंने और मेरे टाइपराइटर ने बनाया था। जिन्ना साहब को पता चल गया था गालिबन के लूज चेंज है, खोटे सिक्के मेरी जेब में, ये इस पाकिस्तान को बरकरार नहीं रख सकेंगे। मेरे ख्याल में जिस इंसान ने इतनी सिंगल हैंडेडली एक एम्पायर के साथ और
कंप्लीट इंडियन डोमिनेंस को चैलेंज करते हुए इतनी बड़ी अक्सरियत, हिंदू अक्सरियत से और एक एम्पायर से बैक वक्त दो जगह पे